नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस रात की यात्रा में। आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए और लीजिए एक गहरी धीमी सांस, अंदर और बाहर। आज हम जाने वाले हैं बहुत बहुत दूर, अपनी सौर मंडल सोलर सिस्टम की सीमाओं से भी परे, अंतरिक्ष की शांत और गहरी खामोशी में। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसे कायदे से अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। एक ऐसा ग्रह जो हमारे सभी जाने पहचाने नियमों को तोड़ता है। एक ऐसी दुनिया जो इतनी ज्यादा चमकदार है कि यह एक विशाल अंतरिक्ष आईने मिरर की तरह व्यवहार करती है। यह कैसे संभव है? कोई ग्रह अपने दहकते हुए सूरज से मिलने वाली रोशनी से ज्यादा रोशनी कैसे वापस परावर्तित कर सकता है? यह रहस्य एक एक्सोप्लैनेट को घेरे हुए है, जिसका नाम है LTT 9759b, LTT नाउ 779UB। और आज रात के इस आवरण में हम मिलकर इस ग्रह का रहस्य जानेंगे। आप बस आराम से मेरे शब्दों को सुनते जाइए, जो इस मनमोहक कहानी में आपके मार्गदर्शक बनेंगे और आप धीरे से नींद में उतरते जाएंगे। बोलते, इससे पहले कि हम इस पहेली में गोता लगाए, आइए उस दुनिया की कल्पना करें जहां ये रहस्यमय वस्तु मौजूद है। हम बात कर रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स की। ये वे ग्रह है जो हमारे सूरज के बजाय दूसरे सितारों की परिक्रमा करते हैं। हमारी आकाश गंगा में ऐसे हजारों लाखों ग्रह फैले हुए हैं। इन्हें खोजने के लिए अत्यंत संवेदनशील दूरबीनों, टेलीस्कोप्स का उपयोग किया जाता है। इन्हें खोजने का एक सबसे आम तरीका ट्रांजिट मेथड कहलाता है। कल्पना कीजिए, आप एक दूर जलती हुई बत्ती को देख रहे हैं। अगर उसके सामने से एक छोटा सा कीड़ा गुजरता है, तो बत्ती की रोशनी एक पल के लिए थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। खगोलविद एस्ट्रोनॉमर्स भी ठीक यही करते हैं। वे सालों तक दूर के सितारों की चमक पर नजर रखते हैं। जब उन्हें चमक में एक हल्की सी लेकिन नियमित गिरावट दिखाई देती है, तो वे समझ जाते हैं कि तारे के सामने से एक ग्रह निश्चित समय पर गुजर रहा है। हमारी कहानी की नायिका LTT 9779b को भी इसी तरह खोजा गया। यह ग्रह हमारे सूरज जैसे ही एक तारे के चारों ओर घूम रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 260 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स दूर है। यह दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के लिए इसके रहस्यों का अध्ययन शुरू करने के लिए ये बिल्कुल पहुंच के भीतर है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है। आइए LTT 9779b, LTT 9779b को करीब से जानते हैं। जब खगोलविदों ने पहली बार इसे वर्गीकृत किया, तो वे हैरान रह गए। आकार में ये हमारे नेपच्यून की तरह थी, एक गैसीय दानव, गैस जाइंट, लेकिन बृहस्पति, जुपिटर जितना विशाल नहीं। हालांकि समानता बस यहीं खत्म हो जाती है। अगर नेपच्यून एक बर्फीला और दूर का ग्रह है, तो LTT 9779b किसी असल नर्क में मौजूद है। यह अपने तारे के इतना करीब घूमती है कि यह सिर्फ 19 घंटों में उसका एक पूरा चक्कर लगा लेती है। जी हाँ, इस ग्रह पर 19 घंटे मतलब एक साल। आप कल्पना कर सकते हैं, अपने सूर्य से इतनी ज्यादा नजदीकी के कारण इसकी सतह, या यूं कहें कि इसके वातावरण की ऊपरी परतें 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म हो जाती है। यह तापमान लोहा और टाइटेनियम जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए काफी है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इसे अल्ट्रा हॉट नेपच्यून्स, अत्यधिक गर्म नेपच्यून वर्ग में रखा है। और ऐसे किसी ग्रह का अस्तित्व अपने आप में एक बड़ी पहेली है, क्योंकि इतने बड़े ग्रहों को इन परिस्थितियों में जीवित नहीं रहना चाहिए। उन्हें तो तारे के शक्तिशाली विकिरण, रेडिएशन के कारण अपनी गैसीय परत बहुत पहले ही खो देनी चाहिए थी। लेकिन LTT 9779b न सिर्फ बच गया, बल्कि इसने वैज्ञानिकों को एक और बड़ा आश्चर्य दिया, जो हमारी आज की कहानी का मुख्य विषय है। इसकी अविश्वसनीय, लगभग असंभव चमक। अब बात करते हैं उस जगह की जहां हमारा ग्रह निवास करता है। खगोल विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे नेपच्यूनियन रेगिस्तान कहा जाता है। यह धरती की तरह रेत का रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह तारे के चारों ओर का एक काल्पनिक क्षेत्र है, जहां नेपच्यून के आकार के ग्रह बहुत कम, लगभग न के बराबर मिलते हैं। ऐसा क्यों?
सिद्धांत कहता है कि यदि इस आकार का कोई ग्रह अपने तारे के बहुत करीब आ जाता है तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होता। तारे से निकलने वाला भयंकर विकिरण, रेडिएशन और आवेशित कणों, चार्ज पार्टिकल्स का प्रवाह, जिसे तारकीय पवन, स्टेलर विंड कहते हैं, ग्रह के वायुमंडल को सचमुच उड़ा ले जाता है। लाखों सालों में गैस के खोल का कोई निशान नहीं बचता और कक्षा ऑन ऑर्बिट में केवल एक नंगा बेजान केंद्र, कोर, बाकी रह जाता है। यही कारण है कि जब खगोलविदों को इस वर्जित क्षेत्र, फॉरबिडन जोन के भीतर कोई गर्म नेपच्यून मिलता है तो वे हैरान रह जाते हैं। LTT 9779b, LTT 9779b बिल्कुल इसी रेगिस्तान में मौजूद है। यह ग्रह विकास, प्लेनेटरी इवोल्यूशन के मौलिक सिद्धांतों को चुनौती देता है। अपने तारे के लगातार हमले का सामना करते हुए भी यह अपने विशाल वायुमंडल को कैसे बचा पाया? यह पहला सवाल था जिसने वैज्ञानिकों को पहेली में डाल दिया। क्या यह संभव है कि इसका केंद्र, कोर, असामान्य रूप से भारी है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैस को पकड़ कर रखती है? या शायद ब्रह्मांडीय समय के अनुसार यह हाल ही में इस कक्षा में पहुंचा है? इस सवाल का जवाब अब भी तलाशा जा रहा है, लेकिन जब वैज्ञानिक इसका हल ढूंढ रहे थे, तब इस ग्रह ने एक और कहीं ज्यादा दिलचस्प रहस्य सामने रख दिया। हमारे ग्रह का सबसे बड़ा रहस्य उसका एल्बिडो है। तो आइए जानते हैं कि यह टर्म क्या है। एल्बिडो, आसान भाषा में कहें तो किसी भी सतह की प्रकाश को वापस फेंकने या परावर्तित करने की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि सूरज की रोशनी में दो चीजें रखी हैं। एक है कोयले का टुकड़ा और दूसरी है सफेद कागज की शीट। कोयला अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग सारी रोशनी को सोख लेता है, इसलिए हमें वह काला दिखता है। इसका एल्बिडो बहुत कम होता है। कागज इसके ठीक विपरीत है। ये अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए वह सफेद दिखता है। इसका एल्बिडो बहुत ऊंचा होता है। यही नियम ग्रहों पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, हमारी पृथ्वी अपने महासागरों, जंगलों और बादलों के साथ सूरज की रोशनी का लगभग 30%, 30% हिस्सा परावर्तित करती है। इसका एल्बिडो 0.3, 0.3 है। यह एक औसत आंकड़ा है। जासन, लेकिन शुक्र ग्रह, जो सूर्य से दूसरा ग्रह है, हमारी सौर मंडल में परावर्तन का असली चैंपियन है। यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से पूरी तरह ढका हुआ है, जो एक विशाल आईने, दर्पण की तरह काम करते हैं। शुक्र सूरज की रोशनी का लगभग 75%, 75 सा हिस्सा परावर्तित करता है। इसका एल्बिडो 0.75, 0.75 है। यही वजह है कि यह रात के आसमान में इतनी चमकता है, जो चमक के मामले में केवल चंद्रमा से पीछे है। लंबे समय तक शुक्र ग्रह को ग्रहों की परावर्तन क्षमता का मानक, स्टैंडर्ड माना जाता रहा। लेकिन फिर खगोलविदों ने एक और ग्रह LTT 9779b, LTT 9799b का एल्बिडो मापा। जब वैज्ञानिकों ने LTT 9779b, LTT 9749b पर अपने टेलीस्कोप केंद्रित किए और मापा कि यह कितना प्रकाश परावर्तित करता है, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नतीजे चौंकाने वाले थे। यह दूरस्थ ग्रह अपने तारे के 80%, 80% प्रकाश को वापस चमका रहा था। इसका एल्बिडो एल्बिडो 0.8, 0.8 था। यह हमारे सौरमंडल की किसी भी वस्तु से अधिक है, यहां तक कि चमकदार शुक्र, वीनस से भी। यह आज तक खोजा गया सबसे चमकीला, सबसे अधिक परावर्तक ग्रह साबित हुआ। यह ऐसा था जैसे अंतरिक्ष में नेपच्यून के आकार का एक विशाल शीशे वाला गोला लटका हुआ मिल गया हो। यहीं पर मुख्य विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह ग्रह अपने तारे के अविश्वसनीय रूप से करीब है और 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सी तक गर्म है। इतने उच्च तापमान पर बादल बनाने वाले अधिकांश पदार्थ, जैसे कि पानी या अमोनिया, बूंदों या क्रिस्टल के रूप में मौजूद नहीं रह सकते। वे तुरंत भाप बनकर उड़ जाएंगे और बादलों के बिना यह ग्रह कोयले की तरह काला होना चाहिए था, जो प्रकाश को अवशोषित करता, न कि परावर्तित। तो फिर यह विशाल दर्पण किस चीज का बना है? वह कौन सा पदार्थ है जो इस तरह के नरक जैसे गर्म वातावरण में बादल बना सकता है और इतना उच्च परावर्तक प्रभाव पैदा कर सकता है?
इस रहस्य को सुलझाने के लिए मानव जाति द्वारा बनाए गए सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष उपकरण के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। आधुनिक खगोल विज्ञान का महानायक स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब अब मंच पर आता है। यह तकनीकी कृति अपने विशाल सुनहरे दर्पण के साथ ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोनों में झांकने और चीजों का पहले कभी न देखी गई बारीकी से अध्ययन करने में सक्षम है। इसकी मुख्य क्षमताओं में से एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि किसी तारे का प्रकाश शुद्ध सफेद रंग है। जब यह प्रकाश किसी ग्रह के वायुमंडल से गुजरता है, तो उस वायुमंडल में मौजूद अलग-अलग गैसें उस सफेद रंग की कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य या रंगतों को सोख लेती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम तक पहुंचने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बारकोड जैसी दिखने वाली गहरी रेखाएं उभर आती हैं। हर रासायनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, मीथेन इस बारकोड में अपनी एक अनोखी और अविस्मरणीय छाप छोड़ता है। इन रेखाओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह सटीक रूप से बता पाते हैं कि हमसे खरबों किलोमीटर दूर स्थित उस ग्रह का वायुमंडल किन चीजों से बना है। खगोलविदों ने LTT 9779b के रहस्य को सुलझाने के लिए जेम्स वेब की इसी क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने टेलीस्कोप को ठीक उस समय तारे पर केंद्रित किया जब वह ग्रह तारे के ठीक पीछे से गुजर रहा था। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि वे पहले ग्रह के अपने प्रकाश को माप सकें और फिर उसे सिस्टम की कुल रोशनी में से घटाकर उसके वायुमंडल का शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकें। आखिरकार जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिला डेटा प्राप्त किया गया और उसका विश्लेषण कर लिया गया। जो कुछ उन्हें मिला, उसने वैज्ञानिकों की सबसे साहसी और कल्पना से भरी परिकल्पना को सही साबित कर दिया। LTT 9779b ग्रह का वायुमंडल धातुओं और सिलिकेट्स के वाष्प वेपर से भरा हुआ पाया गया। सिलिकेट्स सिलिकॉन के ऐसे यौगिक होते हैं जो पृथ्वी पर अधिकांश पत्थरों और रेत का मुख्य घटक है। 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये पथरीले पदार्थ वाष्पीकृत होकर गैस में बदल जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी पर पानी भाप बन जाता है। ग्रह का वायुमंडल इन सिलिकेट वाष्पों से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि वे संघनित कंडेंस होकर बादल बनाने लगे। लेकिन ये पानी की बर्फ से बने रुई जैसे सफेद बादल नहीं थे। ये बादल पिघले हुए कांच या तरल पत्थर की माइक्रोस्कोपिक बूंदों से बने थे। इसके अलावा वायुमंडल में टाइटेनियम जैसी अन्य धातुएं भी पाई गईं। यह धातु, जिसे पृथ्वी पर उसकी मजबूती और हल्केपन के कारण विमानन और चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है, उस ग्रह पर गैस के रूप में मौजूद है। इन पदार्थों के मेल से ही वह अविश्वसनीय दर्पण प्रभाव पैदा हो रहा था। तरल कांच और धातु से बने ये बादल एक आदर्श परावर्तक रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहे थे, जो अपने तारे की रोशनी का एक बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में फेंक रहे थे। आइए इस दृश्य को अपनी कल्पना में उतारने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए उस आकाश की, पर वह नीला हमारी धरती जैसा आकाश नहीं है, बल्कि एक ऐसा आकाश जहां हवा की जगह तपती हुई गैस है जो भाप बन चुके पत्थरों से भरी हुई है। और इस आकाश में बादल तैर रहे हैं। वे पिघली हुई धातु की तरह चमकते और दमकते हैं। इन बादलों की हर बूंद दरअसल पिघले हुए कांच का एक नन्हा सा कण है। जब किसी नजदीकी दहकते हुए तारे की रोशनी इन बादलों पर पड़ती है, तो वह समाहित नहीं होती। वह इन अनगिनत दर्पण समान बूंदों से टकराकर वापस लौटती है और एक चकाचौंध कर देने वाली चमक पैदा करती है। यह ग्रह किसी तारे की तरह स्वयं के प्रकाश से नहीं, बल्कि परावर्तित रोशनी से चमकता है, लेकिन इतनी कुशलता से करता है कि यह अंतरिक्ष के काले मखमल पर जड़े एक बेशकीमती रत्न जैसा प्रतीत होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पिघली हुई रेत की वर्षा होती है, जहां हवाएं टाइटेनियम के बादलों को आकाश में दौड़ाती हैं। यह हमारे धरती के अनुभवों से इतना अधिक भिन्न है कि यह किसी विज्ञान कथा यानी साइंस फिक्शन की कहानी जैसा लगता है। पर जेम्स वेब JWST के कारण अब हम जानते हैं कि ऐसी दुनियाएं वास्तव में मौजूद हैं। LTT 9779b पर धातु के बादलों की इस खोज ने
केवल इसकी चमक के रहस्य को ही नहीं सुलझाया है, बल्कि ग्रहीय वायुमंडलों के अध्ययन में एक नया अध्याय खोल दिया है। इसने यह दर्शाया है कि अन्य ग्रहों पर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कितना विविध और विचित्र हो सकता है। अब जब हम इन अद्भुत बादलों की प्रकृति के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं। आखिर इस ग्रह ने खुद को जिंदा कैसे रखा? तारे के इतना करीब होने के बावजूद इसने अपने वातावरण को कैसे बचाए रखा? और यही इसकी चमक का रहस्य हमें एक सुराग देता है। ये ही धात्विक बादल जो इस ग्रह को इतना चमकीला बनाते हैं, एक सुरक्षा कवच का काम भी कर सकते हैं। एक विशाल परावर्तक ढाल, रिफ्लेक्टिव शील्ड बनाकर वे तारे की ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को वातावरण की गहराई में घुसने और इसे और ज्यादा गर्म करने से रोकते हैं। वे एक विशाल सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं, जो ग्रह को पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाने से बचाते हैं। इसके अलावा वातावरण में इतनी भारी मात्रा में भारी तत्व, धातुएं और सिलिकेट्स की मौजूदगी यह बताती है कि यह ग्रह खुद, यानी इसका क्रोड कोर, संभवतः इन तत्वों से बहुत समृद्ध है। और इसका मतलब यह है कि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है और परिणामस्वरूप इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत मजबूत है। यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण अपने गैसीय आवरण को मजबूती से पकड़कर रखता है, जिससे तारकीय हवा, स्टेलर विंड, इसे अंतरिक्ष में उड़ा ले जाने में सफल नहीं हो पाती। इस प्रकार LTO-T 9779b, LTT 9779b की दो मुख्य पहेलियां आपस में जुड़ी हुई निकली। इसका बचा रहना और इसकी चमक, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसकी व्याख्या इसे जन्म के समय मिले अद्वितीय रासायनिक संघटन से की जाती है। इस अनोखी दुनिया की उत्पत्ति को लेकर खगोलविदों के पास कई सिद्धांत मौजूद हैं। सबसे विश्वसनीय सिद्धांतों में से एक यह है कि LTT 9779b दरअसल हमारे बृहस्पति, जुपिटर जैसे एक विशालकाय गैस ग्रह का पुराना केंद्रीय भाग है। हो सकता है कि शुरुआत में यह कहीं ज्यादा बड़ा रहा हो, लेकिन अपनी अत्यधिक गर्म कक्षा ऑर्बिट में अरबों साल बिताने के कारण इसने हाइड्रोजन और हीलियम की अपनी बाहरी और हल्की परतें खो दी होंगी। हम जो अब देख रहे हैं वह इसका खुला हुआ सघन केंद्रीय भाग है, जिसने केवल अपने मूल वातावरण का सबसे भारी और घना हिस्सा ही बचाए रखा है। वह हिस्सा जो धातुओं, मेटल्स से भरपूर है। यदि यह सिद्धांत सही साबित होता है, तो LTT 9779b का अध्ययन हमें एक गैसीय विशाल ग्रह, गैस जायंट के अंदर झांकने, उसकी भीतरी कोर का अध्ययन करने का एक अद्वितीय अवसर देता है। यह वह काम है जो बृहस्पति, जुपिटर या शनि, सैटर्न के साथ करना असंभव है, क्योंकि वे हजारों किलोमीटर की मोटी गैस की परतों के नीचे छिपे हुए हैं। यह ग्रह एक तरह की जीती जागती प्रयोगशाला, लिविंग लैबोरेटरी जैसा है, जो चरम एक्सट्रीम परिस्थितियों में ग्रहों के विकास, एवोल्यूशन के संभावित मार्गों में से एक को दर्शाता है। इसके बारे में हमें मिलने वाला हर नया तथ्य हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है कि पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों की प्रणालियां, प्लैनेटरी सिस्टम्स कैसे बनती और बदलती हैं, जिसमें हमारी अपनी सौर प्रणाली भी शामिल है। आइए इस जगह के माहौल में हम थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भले ही यह केवल हमारी कल्पना में हो, तारे की ओर हमेशा मुंह करके रहने वाले इस ग्रह के दिन के हिस्से पर तापमान 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन रात के हिस्से पर क्या होता है? यह ग्रह संभवतः ज्वारीय रूप से बंधा हुआ, टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि यह हमेशा तारे की ओर एक ही तरफ से मुड़ा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर रहता है। इसका अर्थ है कि इसके आधे हिस्से पर हमेशा के लिए दिन है और दूसरे आधे हिस्से पर हमेशा के लिए रात। रात के हिस्से पर तापमान काफी कम हो सकता है, हालांकि पृथ्वी के मानकों से वह भी बेहद ज्यादा है, संभवतः लगभग 1000 डिग्री। दिन के इस तपते हुए हिस्से और थोड़ी ठंडी रात के बीच की इस सीमा पर भयानक तूफानी हवाएं चलनी चाहिए, जो गर्मी और पदार्थों को इधर-उधर ले जाती है। और यही वह जगह है, रात का हिस्सा,
जहां तापमान गिरता है और वाष्पित हुए सिलिकेट और धातुएं संघनित होकर बारिश या बर्फ के रूप में बरसते हैं। कल्पना कीजिए उस बारिश की जिसके कण पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ कांच है, या उस बर्फबारी की जिसके बर्फ के टुकड़े असल में ठोस धातुओं के क्रिस्टल हैं। ये वर्षा कण फिर हवाओं द्वारा वापस दिन के हिस्से में ले जाए जाते हैं, जहां वे फिर से वाष्पित हो जाते हैं। इस प्रकार पदार्थों का यह अनोखा चक्र पूरा होता है। यह एक गतिशील, उग्र और साथ ही अविश्वसनीय रूप से सुंदर दुनिया है, जो उन नियमों पर चलती है जिन्हें हम अभी-अभी समझना शुरू कर रहे हैं। एलटीटी 9779 बी, एलटीटी 9749 बी पर धातुओं और सिलिकेट्स के बादलों की खोज ने वैज्ञानिकों को अन्य एक्सोप्लैनेट्स पर भी नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। हो सकता है कि यह कोई बहुत ही अनूठी या दुर्लभ घटना न हो। कई और हॉट जुपिटर और हॉट नेपच्यून मौजूद हैं, जिनकी विशेषताओं को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। मुमकिन है कि उन पर भी इसी तरह के बादल मौजूद हों, बस उन्हें पता लगाना इतना आसान न हो। ये खोज अब खगोलविदों को एक नया उपकरण, एक नया मॉडल प्रदान करती है, जिसके आधार पर वे अपने अवलोकनों की व्याख्या कर सकते हैं। अब जब वे किसी दूरस्थ, अत्यधिक गर्म ग्रह के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे, तो वे केवल पानी या मीथेन के संकेतों की ही तलाश नहीं करेंगे, बल्कि वाष्प बन चुकी चट्टानों के निशान भी खोजेंगे। यह हमारे इस विचार को विस्तृत करता है कि कोई ग्रह असल में कैसा हो सकता है। हम ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटने के आदी रहे हैं: पथरीले ग्रह जैसे पृथ्वी या मंगल, और गैसीय दानव जैसे कि बृहस्पति। लेकिन एलटीटी 9779 भी दिखाता है कि हाइब्रिड, संकर और संक्रमणकालीन रूप भी मौजूद है। ये ऐसे संसार हैं जहां चट्टान और गैस के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, जहां ठोस पदार्थ का मूल आधार ही वातावरण का हिस्सा बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की कल्पनाशीलता हमसे कहीं ज्यादा है, और हमारे हर एक जवाब के बदले उसके पास पूछने के लिए दर्जनों नए और भी जटिल सवाल होते हैं। आइए अब इस सिस्टम के तारे एलटीटी 9779, एलटीटी 9779 पर विचार करें। यह जी श्रेणी का तारा है, जो द्रव्यमान और तापमान दोनों में हमारे सूर्य से एकदम मिलता जुलता है। इससे तुलना और भी दिलचस्प हो जाती है। हम देखते हैं कि सूर्य जैसा यह तारा अपने बेहद नजदीकी ग्रह को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसका विकिरण सिर्फ ग्रह को गर्म नहीं करता, ये सचमुच में उसकी रसायन और भूवैज्ञानिक संरचना को पूरी तरह से बदल देता है, जिससे वह बिल्कुल ही कुछ और बन जाता है। इस सिस्टम का अवलोकन करते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी ग्रह प्रणाली के विकास का एक संभावित, भले ही वह अतिवादी क्यों न हो, परिदृश्य देख रहे हैं। इससे हमें अपने सौरमंडल के इतिहास को समझने में भी मदद मिलती है। हमारे पास सूर्य के इतने करीब ग्रह क्यों नहीं है? हमारा बुध, मर्क्यूरी, एक छोटा पथरीला गोला क्यों है, न कि हॉट नेपच्यून जैसा कोई ग्रह? एलटीटी 9937 बी जैसी विसंगतियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक जासूसों की तरह सबूत जमा करते हैं, ताकि ग्रहों के जन्म और जीवन की पूरी तस्वीर को फिर से बनाया जा सके। और ऐसा हर सिस्टम उस विशाल ब्रह्मांडीय मोज़ेक का एक और टुकड़ा है, जिसे मानवता जोड़ने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से इस खोज का सीधा संबंध परग्रहीय जीवन की तलाश से नहीं है। एलटीटी 9779 बी, एलटीटी 9779 बी पर मौजूद परिस्थितियां उस तरह के जीवन के बिल्कुल विपरीत हैं जिसे हम जानते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर उस तलाश पर पड़ता जरूर है। जब वैज्ञानिक यह समझते हैं कि विभिन्न तरह के वायुमंडल कैसे बनते हैं और व्यवहार करते हैं, तो वो संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों पर मौजूद परिस्थितियों का ज्यादा सही अनुमान लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अब हमें पता है कि बादल सिर्फ पानी के ही नहीं बने होते, और उनकी उपस्थिति किसी भी ग्रह के जलवायु और तापमान को बुनियादी तौर पर बदल सकती है। जब हम जीवन योग्य क्षेत्र, हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रहों के डेटा का विश्लेषण करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है
ये वो दूरी है जहां किसी तारे से ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद रह सकता है। L.T.T 9779b की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें दूसरे ग्रहों को पृथ्वी के मापदंडों से नहीं तोलना चाहिए। प्रकृति ऐसी परिस्थितियों और पदार्थों का संयोजन बना सकती है जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हो सकता है कि कहीं दूर कोई ऐसा ग्रह हो जिसका जीव मंडल पूरी तरह से अलग और हमारे लिए अपरिचित रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित हो। आइए इस अद्भुत ग्रह के अध्ययन के भविष्य पर बात करते हैं। जेम्स वेब ने सिलिकेट बादलों की पुष्टि करके पहला मगर बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन ये काम तो अभी शुरू ही हुआ है। अब खगोलविद और भी विस्तृत अवलोकन की योजना बना रहे हैं। वे ग्रह के तापमान का नक्शा तैयार करना चाहते हैं ताकि यह ठीक से समझा जा सके कि दिन के हिस्से से रात के हिस्से तक गर्मी का स्थानांतरण कैसे होता है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं में डॉपलर शिफ्ट को मापकर वे इसके वायुमंडल में हवाओं की गति का पता लगाने की कोशिश करेंगे। वे अन्य और भी दुर्लभ तत्वों के निशान ढूंढेंगे ताकि इस दुनिया का एक संपूर्ण रासायनिक नक्शा तैयार किया जा सके। हर नया अवलोकन LTT 9779b, LTT 9779b के पोर्ट्रेट में नई रंगत भरेगा, जिससे यह और भी स्पष्ट और समझने में आसान हो जाएगा। हो सकता है कि समय के साथ हम इसके वायुमंडल का एक त्रिआयामी 3D मॉडल भी बना सकें और वास्तविक समय में देख सकें कि पिघले हुए शीशे के ये शानदार बादल इसमें कैसे बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अब महज खगोल विज्ञान नहीं रहा, बल्कि यह वास्तविक कॉस्मिक मौसम विज्ञान है। एक ऐसी दुनिया के मौसम का अध्ययन जो हमसे खरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड कैसे काम करती है। इसकी शुरुआत एक ऐसे अवलोकन ऑब्जर्वेशन से हुई जो मौजूदा सिद्धांतों के विपरीत था। एक ऐसी जगह पर असामान्य रूप से चमकीला ग्रह जहां उसे नहीं होना चाहिए था। इस अवलोकन ने तुरंत एक बड़ी पहेली खड़ी कर दी। फिर वैज्ञानिकों ने एक परिकल्पना हाइपोथेसिस पेश की, एक साहसी अनुमान। क्या होगा अगर इस ग्रह के बादल धातुओं मेटल्स से बने हों? ये परिकल्पना भले ही काल्पनिक लगती थी, लेकिन यह देखे गए तथ्य ऑब्जर्व्ड फैक्ट की व्याख्या करती थी। और अंततः जेम्स वेब जैसे नए और अधिक शक्तिशाली उपकरण की मदद से इस परिकल्पना को परखा और सिद्ध किया जा सका। पहेली से परिकल्पना तक और परिकल्पना से प्रमाण प्रूफ तक, यही वैज्ञानिक ज्ञान का मार्ग है। और यह मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। एक पहेली सुलझने के तुरंत बाद हम नई चुनौतियों और रहस्यों का सामना करते हैं। इस ग्रह का वायुमंडल धातुओं से इतना समृद्ध क्यों है? ये अपनी वर्तमान कक्षा ऑर्बिट में कैसे स्थानांतरित हुआ? LTT 9739b की कहानी अभी जारी है और यह भविष्य में हमें और भी कई अद्भुत खोजों का वादा करती है। और हम यहां अपने आरामदायक बिस्तरों में लेटे हुए इन महान खोजों के साक्षी बन सकते हैं जो लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस शानदार खोज के पीछे अनगिनत लोगों की अथक मेहनत है। दुनिया भर के खगोलविदों, इंजीनियरों, प्रोग्रामरों और गणितज्ञों ने एकजुट होकर जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण किया और उससे प्राप्त हुए डेटा का विश्लेषण किया। यह दशकों की योजना, निर्माण और आपसी सहयोग का प्रतिफल है। अंतरिक्ष की गहराइयों से प्राप्त होने वाला हर एक चित्र, हर एक स्पेक्ट्रम मानव चिंतन और जिज्ञासा की पराकाष्ठा है। यह ब्रह्मांड और उसमें हमारी स्थिति को समझने की हमारी सामूहिक ललक है। और जब हम तारों से जड़े रात के आसमान को निहारते हैं, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उन दूरस्थ टिमटिमाते प्रकाश बिंदुओं के चारों ओर उनके अपने ग्रह, उनकी अपनी दुनिया मौजूद है। हर किसी की अपनी अनूठी कहानी है और उनमें से कुछ दुनियाएं तो पिघले हुए धातु के बादलों वाली दुनिया से भी कहीं ज्यादा विचित्र और विस्मयकारी हो सकती है। यह बोध यानी यह एहसास रात की खामोशी को एक विशेष अर्थ से भर देता है। एक ऐसे एहसास से
जिसमें हम किसी विशाल और शाश्वत चीज का हिस्सा बन जाते हैं। जरा इस दुनिया के रंगों की कल्पना कीजिए। हम चमक और प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम LTT 9779b को करीब से देख पाते तो यह किस रंग की होती? बादलों की संरचना, कंपोजिशन हमें एक संकेत देती है। गर्म होने पर अलग अलग धातुएं और खनिज अलग अलग तरह से चमकते और प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट करते हैं। संभव है कि सिलिकेट से बने बादल इस ग्रह को चकाचौंध करने वाला सफेद या चांदी जैसा रंग देते। टाइटेनियम की अशुद्धियां इसमें सुनहरे या नीले रंग की झिलमिलाहट, इरिडेसेंस जोड़ सकती थीं। ये कोई स्थिर नजारा नहीं होता, बल्कि तापमान, घनत्व, डेंसिटी और हर बिंदु पर बादलों की संरचना के आधार पर लगातार बदलने वाला दृश्य होता। अंतरिक्ष के अंधेरे के सामने यह ग्रह किसी विशाल ओपल की तरह झिलमिलाता। यह चरम एक्सट्रीम परिस्थितियों में जन्मी सुंदरता होती, एक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक दुनिया की खूबसूरती जो उच्च तापमान और दबाव, प्रेशर की भौतिकी, फिजिक्स नियमों पर चलती है। और भले ही हम इसे अपनी आंखों से कभी न देख पाएं, फिर भी वैज्ञानिक तथ्यों से समर्थित हमारी कल्पना की शक्ति हमें यह यात्रा करने और इस चमत्कार को महसूस करने की अनुमति देती है। आइए LTT 9779b की तुलना कुछ अन्य मशहूर अत्यंत गर्म दुनियाओं से करते हैं जिनके बारे में हमें पता है। उदाहरण के लिए एक्सोप्लैनेट HD 189733b को लीजिए, जिसे हम कांच की बारिश वाला ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में भी सिलिकेट के कण मौजूद हैं, लेकिन इसका तापमान LTT से कम है और इसकी परावर्तन क्षमता एल्बेडो उतनी ऊंची नहीं है। यह हमें दर्पण जैसा दिखने के बजाय गहरा नीला दिखाई देता है। या फिर केल्ट नॉबी को देखिए। यह झात ग्रहों में सबसे गर्म में से एक है। इसकी सतह का तापमान तो कुछ सितारों से भी ज्यादा है। यहां तक कि उच्च गलनांक वाली धातुएं भी यहां भाप बन जाती है। लेकिन संभावना यही है कि यह ग्रह प्रकाश को अवशोषित करता है, न कि उसे परावर्तित। इन सब के विपरीत LTT 9779b अपने अद्भुत संतुलन के कारण सबसे अलग खड़ा है। इसका तापमान इतना ऊंचा है कि चट्टानें भाप बन जाइए, पर इतना भी ऊंचा नहीं कि इसका वायुमंडल पूरी तरह से आयनित आयनाइज्ड हो जाए। और इसका वायुमंडल इन वाष्पों वेपर्स से इतना भरा हुआ है कि ये एक घना और अटूट बादल का आवरण बना लेते हैं। कारकों का यही अनूठा मेल इसे एक अनोखा ब्रह्मांडीय दर्पण बनाता है। यह धात्विक बादलों के निर्माण के लिए एकदम सुनहरे मध्य बिंदु पर स्थित है। इस पर मनन करते हुए हम ब्रह्मांड की प्रकृति के विषय में एक गहरा दार्शनिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ब्रह्मांड कुछ भी बस यूं ही नहीं बनाता। हर वस्तु, हर ग्रह, हर तारा अरबों वर्षों के क्रम विकास का परिणाम है, जो भौतिकी के कड़े नियमों के अधीन है। जिसे हम विसंगति या कोई चमत्कार समझते हैं, वह असल में कुछ विशिष्ट आरंभिक परिस्थितियों का सहज और स्वाभाविक परिणाम होता है। बस ये आरंभिक स्थितियां इतनी ज्यादा विविध हैं कि वे ऐसे संसारों को जन्म देती हैं जो हमारी कल्पना को दंग कर देते हैं। ब्रह्मांड एक महान रचनाकार है जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी के उन्हीं मूलभूत तत्वों का इस्तेमाल करता है, पर उनसे रूपों की अनंत विविधता रचता है। तरल जल और जीवन वाले इस नीले ग्रह से लेकर शीशे के बादलों वाले किसी दर्पण रूपी ग्रह तक, इस विविधता का अध्ययन करके हम वास्तव में सृष्टि के नियमों को समझते हैं। और यह ज्ञान हमारे आसपास की दुनिया, दूर स्थित अंतरिक्ष और हमारे अपने ग्रह को और भी अधिक मूल्यवान और विस्मयकारी बना देता है। जैसे ही हम धीरे धीरे नींद की गहराइयों में उतरते हैं, आइए एक बार फिर इस शांत और अनंत अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करें। हम दिन के शोर और भागदौड़ को पीछे छोड़ आते हैं। हम अपने चांद से, मंगल ग्रह की तेज रोशनी से और शनि के वलइयों छल्लों से आगे निकल जाते हैं। हम आकाशगंगा, मिल्की वे के बीच से गुजरते हुए दूर स्थित तारे LTT 9779 की ओर उड़ते हैं और उस सूर्य की किरणों में हम उसे देखते हैं, एक दमकता हुआ मोती, दर्पण जैसा ग्रह। यह शत्रुतापूर्ण नहीं है, ये बस अलग है।
ये अपने ही नियमों और सिद्धांतों पर अपना जीवन जीती है। इसके आसमान में पिघले हुए टाइटेनियम के तूफान आते हैं और तरल क्वार्ट्ज की बारिश होती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी कितना कम जानते हैं, कि ब्रह्मांड की गहराइयों में कितने रहस्य और चमत्कार छिपे हैं, जो खुलने के लिए अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। और हर सुलझा हुआ रहस्य हमारे ब्रह्मांड को थोड़ा और समझने लायक बनाता है, और उसी समय उसे और भी अधिक रहस्यमय और सुंदर बना देता है। इस अद्भुत चमकते ग्रह के दृश्य को आपको सुलाने दें। इसे आपके सपनों को दूर के तारों के शांत प्रकाश से भर देने दें। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ऐसे और भी कई ग्रह मिले। LTT 9779b, जिसे हम मिरर प्लैनेट्स कहते हैं, ये उस पूरे वर्ग में शायद पहला ग्रह है जिसकी हमने खोज की है। खगोल शास्त्री पहले ही बाकी एक्सोप्लैनेट्स के डेटा की पड़ताल कर रहे हैं और ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो इससे मिलते जुलते हों। इस तरह का वर्गीकरण हमारे ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करेगा और हमें यह बेहतर ढंग से समझने को मिलेगा कि अलग अलग तरह के ग्रह किन परिस्थितियों में बनते हैं। क्या पता हमें कोई ऐसा ग्रह भी मिल जाए जहां बादलों में लोहा भरा हो, या फिर कोरंडम कोरंडम के बादल हों, जिससे रूबी और नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न बनते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जो पूरी तरह से रूबी के बादलों से घिरी हो। अंतरिक्ष अनगिनत संभावनाओं से भरा है और हमारी तकनीकें तो अभी बस इस रहस्य के पर्दे के पीछे झांकना ही शुरू कर पाई है। दूरबीनों, टेलीस्कोप्स की हर नई पीढ़ी ब्रह्मांड को हमारे सामने एक नए और अनपेक्षित तरीके से रखती है। कब और जो आज हमें सिर्फ कल्पना या विज्ञान कथा लगती है, वह कल एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे LTT 9779b के साथ हुआ है। तो आइए हम आवाज की ओर लौटते हैं। जाहिर है अंतरिक्ष में निर्वात है और इसलिए वहां ध्वनि फैल नहीं सकती। लेकिन अगर हम LTT 9779b की आवाज सुन पाते तो वह कैसी लगती? शायद ये हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं का एक धीमा लगातार गूंजता हुआ शोर होता। इसमें बादलों में लाखों कांच की बूंदों के टकराने से उत्पन्न होती एक स्पष्ट खनखनाती हुई क्रिस्टल जैसी झंकार भी घुल मिल जाती। कभी कभी जब ग्रह के अंधेरे हिस्से पर पिघली हुई धातु की बारिश होती तो एक भारी और गहरी गड़गड़ाहट भी सुनाई देती। ये तत्वों की एक सिम्फनी होती, आग और पत्थर से रची गई दुनिया का संगीत। ये संगीत अरबों वर्षों से वहां पूरी एकांतता में गूंज रहा है और हमने अभी हाल ही में इसके कुछ अंशों को, जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कूटबद्ध है, पकड़ना शुरू किया है। और इस काल्पनिक संगीत को सुनकर हम ब्रह्मांड की लय महसूस कर सकते हैं, उसका धीमा मगर अटूट प्रवाह, और सृजन और विनाश का उसका शाश्वत नृत्य। LTT 9779b की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भूविज्ञान, जियोलॉजी और पदार्थ विज्ञान, मटीरियल्स साइंस के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। वैज्ञानिकों को यह मॉडल करना पड़ा कि सिलिकेट और धातुएं अत्यधिक तापमान और दबाव में कैसा व्यवहार करती हैं। यह वह क्षेत्र है जिसका अध्ययन आमतौर पर भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट्स या इंजीनियर करते हैं। उन्हें यह समझने के लिए प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स के नियमों का उपयोग करना पड़ा कि ऐसे कणों से बने बादल प्रकाश को कैसे परावर्तित करेंगे। यह यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि आधुनिक विज्ञान विषयों के बीच कोई सीमा नहीं मानता। ब्रह्मांड को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता होती है, जो पदार्थ और उसके गुणों के बारे में विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकजुट करता है। और ज्ञान का यही संश्लेषण, सिंथेसिस, सबसे प्रभावशाली खोजों को जन्म देता है, जो वास्तविकता के प्रति हमारी समझ के क्षितिज को और आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी भी कौन से सवाल बाकी हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बड़ी सफलता के बावजूद
कुछ सवाल अभी भी कायम है। हमें अभी तक इस ग्रह का सटीक द्रव्यमान मैस नहीं पता है, जिसकी वजह से इसकी घनत्व डेंसिटी को ठीक से मापना मुश्किल है और इसके केंद्र कोर के आकार पर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। हम ये भी नहीं जानते कि इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, और यदि है तो यह इसके वातावरण को सुरक्षित रखने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। इसकी गहरी परतों की संरचना कंपोजिशन भी अज्ञात है, जो चमकदार बादलों की घनी चादर के नीचे दबी हुई है। LTT 9779b ने हमें अपना एक राज बताया, लेकिन साथ ही इसने तुरंत कई नए सवाल पैदा कर दिए। और यह अच्छी बात है, क्योंकि जवाब नहीं बल्कि सवाल ही विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। यही जिज्ञासा हमें नए, पहले से कहीं ज्यादा उन्नत टेलीस्कोप बनाने और दूर के ग्रहों पर खोज मिशन भेजने के लिए प्रेरित करती है। और जब तक हमारे पास सवाल है, ब्रह्मांड को जानने की हमारी यह यात्रा जारी रहेगी। यह प्लैनेट एक जीता जागता सबूत है कि हमें दूसरे ग्रहों से धरती जैसी समानता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमारी धरती अपने संतुलन में अद्वितीय और खूबसूरत है, जिसने जीवन को जन्म दिया। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ हमारे घर को कॉपी नहीं करता, वह एक्सपेरिमेंट करता है। वह बर्फ के जहान, गैस के जहान, आग और पत्थरों के जहान बनाता है, और हर एक अपनी जगह पर दिलचस्प और संतुलित होता है। जब हम इनका अध्ययन करते हैं, तो हम अपनी धरती की अनूठी पहचान को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। हम इसके नीले आसमान, इसके साफ पानी और इसके संतुलित मौसम की कद्र करना शुरू करते हैं। LTT 9779b के इस तपते हुए नर्क को देखकर हम और भी गहराई से महसूस करते हैं कि हमारा अपना जहान कितना नाजुक और अनमोल है। और शायद यही सबसे अहम सबक है जो खगोल विज्ञान हमें सिखाता है, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण का सबक और हमारे इस साझे घर के प्रति जिम्मेदारी का एहसास। इस समय भी LTT 9779b अपनी तेज रफ्तार से कक्षा में चक्कर लगा रहा है। हर 19 घंटे में यह सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता है। हर एक पल इसकी सतह ऊर्जा की धाराओं से टकराती है और इसके वातावरण में अकल्पनीय प्रक्रियाएं चल रही है। यह अपनी हमसे पूरी तरह भिन्न और अनजान जिंदगी जी रहा है। यह अपने तारामंडल के इतिहास का मौन गवाह है और साथ ही यह हमारी कहानी का भी हिस्सा बन गया है, मानव ज्ञान और खोज के इतिहास का एक जरूरी पन्ना। इसका प्रकाश जो 260 सालों से हमारी ओर सफर कर रहा था, आखिरकार हमारे टेलीस्कोप के दर्पणों तक पहुंचा और हमें अपनी अद्भुत कहानी सुनाई। और अब ये दास्तान हमारे सामान्य ज्ञान, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। ये पाठ्य पुस्तकों में, व्याख्यानों में और वैज्ञानिक फिल्मों में होगी। और हो सकता है आज रात ये आपके सपनों का भी हिस्सा बन जाए। अपनी सांसों को धीमा और गहरा होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर अब शांत है, आराम की गहराई में डूबा हुआ है। आप अपने बिस्तर पर सुरक्षा और सुकून में लेटे हैं, लेकिन आपकी चेतना सितारों के बीच दूर अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है। आप उस दूर चमकते हुए ब्रह्मांड को देखते हैं। अब उसकी अनजानी दुनिया आपको डराती नहीं। अब आप उसका रहस्य जान चुके हैं। आप समझते हैं कि वह इतना उज्ज्वल, रेडियंट क्यों है, और यह ज्ञान आपको गहरी शांति देता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक व्यवस्थित क्रम में है। पहली नजर में जो चीजें जितनी भी अव्यवस्थित, कैओटिक लगती हैं, उनमें भी अपना एक तर्क, लॉजिक और अपनी एक सुंदरता है। इस सामंजस्य को, इस आदर्श व्यवस्था को अपने भीतर उतरने दीजिए। ये उस ब्रह्मांड का सामंजस्य है जहां वाष्प बने हुए पत्थर भी ऐसे बादल बना सकते हैं जो सितारों की रोशनी को दर्शाते हैं। यह वह लोरी है जो स्वयं ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए गा रहा है। हमें बस इसे सुनना सीखना है, और इस पल, इस पूर्ण शांति में आप उसे सुन रहे हैं। आइए हम प्रकाश की इस यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। इसकी उत्पत्ति हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे के केंद्र में होती है। लाखों सालों तक यह अपनी सतह तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है, और फिर आजाद होकर यह अंतरिक्ष में उड़ान भरता है और महज कुछ ही मिनटों में LTT 9779b तक पहुंच जाता है। यह उस ग्रह के बादलों की सतह से टकराता है जो पिघले हुए कांच की सूक्ष्म बूंदें हैं। इस प्रकाश का 80% भाग वहां से परावर्तित होता है
और यहीं से शुरू होती है इसकी 260 साल लंबी पृथ्वी तक की वापसी यात्रा। यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष से गुजरता है, कई अन्य सितारों और नेबुला को पार करते हुए, और फिर 21वीं सदी में आखिरकार यह इंसानों द्वारा बनाए गए एक टेलीस्कोप के लेंस में प्रवेश करता है, और यह उन्हें अपनी यात्रा और उस दुनिया की कहानी सुनाता है जहां से यह परावर्तित होकर आया था। इस प्रकाश का हर कण, हर फोटॉन एक दूसरी दुनिया से आया हुआ दूत है, और हमने इन संदेशों को पढ़ना सीख लिया है। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? यह खोज सिर्फ किसी दूर दराज के ग्रह से जुड़ा हुआ तथ्य भर नहीं है। ये उन शाश्वत प्रश्नों के उत्तर की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? और ये सब किस ओर अग्रसर है? हाँ, हम अभी इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सकते, लेकिन LTT 9779b, LTT 9779b जैसे ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाकर हम उन भावी पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं, जो शायद ये जवाब खोज पाए। हम ज्ञान की उस लंबी श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है, जो गहरे प्राचीन काल से आकाश को निहारने वाले पहले ज्योतिषियों से लेकर सुदूर भविष्य तक फैली हुई है। और इस महान प्रक्रिया का हिस्सा बनना, भले ही आप एक ऐसे श्रोता हों जो अंतरिक्ष की कहानी सुनते सुनते नींद की आगोश में जा रहे हैं, आपके जीवन को एक विशेष और उच्च अर्थ से भर देता है। आप केवल सो नहीं रहे हैं, आप अनंतता को स्पर्श कर रहे हैं। आप अस्तित्व के महानतम रहस्य को छू रहे हैं। और अब हमारी आज की यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। हम ब्रह्मांड की गहराइयों से लौटकर वापस अपने सौर मंडल में, अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी पर और अपने शांत कमरे में आ गए हैं। लेकिन हम अपने साथ उस अद्भुत दुनिया का ज्ञान और उसकी छवि लेकर आए हैं। वो अद्भुत आईने जैसी दुनिया, जहां बादल धातुओं के और बारिश शीशे की होती है। ये छवि आपके साथ रहेगी, जो आपको ब्रह्मांड की असीम विविधता की याद दिलाएगी। ये आपके मन को शांत करने में और दिन भर की सभी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड की तुलना में हमारी दुनियावी परेशानियां कितनी छोटी, कितनी महत्वहीन लगने लगती हैं। अब बस बचती है शांति, सुकून और सृष्टि के इस विराट वैभव के प्रति एक हल्का सा सुखद आश्चर्य का भाव। शुभ रात्रि और मीठे सपने। आपके सपने भी LTT 977 9B ग्रह की तरह ही चमकीले और अद्भुत हों। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने शुरुआत एक विरोधाभास से की थी, एक ऐसे सवाल से जिसने मानव भौतिकी के नियमों को चुनौती दे दी थी। आखिर कोई ग्रह अपनी सीमा से ज्यादा चमकीला कैसे हो सकता है? और हमें वह जवाब मिला जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा शानदार था। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रसायन विज्ञान और अति चरम अवस्थाओं का भौतिकी है। एक ऐसी दुनिया जहां पहाड़ और पत्थर वातावरण का हिस्सा बनकर एक विशाल प्राकृतिक दर्पण बनाते हैं। LTT 9779b केवल एक खगोलीय जिज्ञासा नहीं है, यह ग्रहों के विकास को समझने की कुंजी है। यह प्रकृति की असीमित कल्पना का प्रदर्शन है, और यह मानव विचार की विजय है, जिसने ऐसे उपकरण बनाए जो इतने दूर और अजीबोगरीब दुनिया के दिल में झांक सकते हैं। ब्रह्मांड के इस विशाल सफर में मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्यों में यह गोता लगाना पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली रात की कक्षाओं को मिस न करें। चलिए, अब जब आप पूरी तरह से नींद की आगोश में जा रहे हैं, तो मुझे आपको एक आखिरी सवाल पूछने की इजाजत दें, जिस पर आप सपनों में भी विचार कर सकते हैं। अगर इस ब्रह्मांड में शीशे के बादलों वाली दुनिया मौजूद है, तो यह अपने गहरे अंधेरों में हमसे और कौन-कौन से अविश्वसनीय चमत्कार छिपाए हुए है। शुभ रात्रि।